क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, तब जानेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होता है? वैसा चेंज जिसमें किसी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उस नया सब्सटेंस का नया प्रॉपर्टी होता है, ये केमिकल चेंज है। तो केमिकल रिएक्शन एक तरह का केमिकल चेंज ही है जिसमें क्या है, टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक कोई सबस्टेंस जो है रिएक्शन करते हैं। कोई सबस्टेंस का रिएक्शन होता है और एक नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, और वो जो नया सबस्टेंस फॉर्मेशन होता है उसका नया प्रॉपर्टी होता है। जैसे हम लोग जानते हैं वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से वाटर बनता है। ये बंद करना पड़ता है यहाँ पे। ये जो वाटर बना है H2O बन गया, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या सपोर्टर ऑफ कंबशन है, हाइड्रोजन क्या है कंबसिबल सब्सटेंस है, जलने वाला, सपोर्टर ऑफ कंबशन जलाने वाला, और वाटर जो क्या बन जाता है, एक नया प्रोडक्ट जो बन रहा है वाटर बुझाने वाला, यानी कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, चेंज हो गया। इसलिए कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक दो सबस्टेंस से रिएक्शन किया, एक नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, H2O नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ और इसका इन दोनों की तुलना में नया प्रॉपर्टी होता है। तो यही है आपका केमिकल रिएक्शन। और ध्यान देना है कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के दरमियान केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। कोई एटम का नया एटम का फॉर्मेशन नहीं होता या फिर पुराना एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जितना एटम है उतना ही एटम रिएक्शन के बाद भी रहता है। सिर्फ क्या होता है, फाइनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि H2 है, वो H2 यहाँ आ जाता है, बस एक रीअरेंज रूप में आ जाता है। अब कहेंगे कि O2 है तो यहाँ 2 कहाँ गया? तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। वीडियो के कुछ समय बाद वीडियो में आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिखाया जाएगा। और केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट के फर्स्ट में और आई बटन में मिल जाएगा। तो अब चलिए ये जो एग्जांपल है इसको समझ गए होंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सेंटेंस के रूप में लिखा हुआ है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, जब मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाता है तो एयर में बर्न होता है। ठीक है, वो एयर में बर्न होने पे मैग्नीशियम रिबन जो है बहुत रिएक्टिव, मैग्नीशियम जानते हैं बहुत रिएक्टिव है, तो एयर में बर्न हो जाएगा और एयर में बर्न होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट पाउडर के रूप में, और उस व्हाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और उसके साथ साथ एक स्पेशल तरह का रोशनी भी प्रदान करेगा। उस स्पेशल टाइप ऑफ लाइट का नाम है डेजलिंग लाइट। तो ये जो क्या लिखा है, स्टेटमेंट के रूप में हमने लिखा है, ये एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज। एक चेंज हुआ ना, मैग्नीशियम रिबन हीट किया तो ये चेंजिंग हुआ। तो कौन सा चेंज? केमिकल चेंज, क्योंकि ये नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है और इसका नया प्रॉपर्टीज होगा। तो स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए जो स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ है इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज को स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग हमेशा केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन की बातें करते हैं, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बातें करते हैं। तो अगर ये केमिकल रिएक्शन इस तरह के लंबे चौड़े सेंटेंस में लिखा रहे तो हमेशा हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है पूरे स्टेटमेंट को लिखना। हालांकि स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर छोटा करें फिर भी स्टेटमेंट के रूप में रहेगा तो बहुत थोड़ा टिपिकल लगेगा हमेशा केमिकल रिएक्शन की बात करना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, जैसे मैथ में इक्वेशन करते हैं उसी तरह। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है तो सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं कि मैग्नीशियम, और रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो प्लस डाल देते हैं बीच में, और इन दोनों के बीच में क्या करा देते हैं, रिएक्शन कराने के लिए हम लोग जैसे मैथ में इक्वेशन के लिए इक्वल टू देते हैं, यहाँ इक्वल टू नहीं देना है। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के रूल के अनुसार यहाँ पे एरो दिया जाता है। ये दोनों क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, जिसको प्लस से दिखाना है, और एरो देके इस तरफ का प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ ही साथ डेजलिंग लाइट। ओके, अब इसमें हमने इक्वेशन में हमने क्या यूज किया, वर्ड का यूज किया। वर्ड के मदद से हमने इक्वेशन बनाया तो इसका नाम हो जाता है वर्ड इक्वेशन। और जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, ये केमिकल रिएक्शन में भाग लिया है ये दोनों, तो इन दोनों का नाम कहा दिया गया है रिएक्टेंट। जो रिएक्शन में भाग लेता है रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट। और ये क्या है आपका वर्ड इक्वेशन। सबस्टेंस दैट अंडरगोस केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ये भाग ले रहा है रिएक्टेंट है, और जो नया सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन
के कारण एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। इसको पाउच करके आप इसको राइट डाउन कीजिए जल्दी से। हमने वर्ड इक्वेशन तो लिख दिया, लेकिन क्या इसमें हम लोग को वर्ड का यूज करना पड़ता है? क्या इससे भी ज्यादा शॉर्टर तरीका है जो हम केमिकल रिएक्शन को आसानी से दर्शा दें? तो इसका आंसर है हाँ। इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, उसके प्रॉपर सिंबॉलिक फॉर्म में, या फिर अगर कोई कंपाउंड है तो उसके फॉर्मूले में। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, तो हम डायरेक्ट Mg का यूज करेंगे, पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे। ऑक्सीजन का O2, ऐसे ऑक्सीजन O होता है सिंबल, लेकिन ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है इसलिए O2, जो अपने 9th में पढ़ा है। तो इसमें क्या और एकदम शॉर्टर तरीका हो गया, केमिकल रिएक्शन को दिखाने का एकदम छोटा सा तरीका हो गया, सिंबल लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और पहले हम क्या देखे थे, केमिकल रिएक्शन एक स्टेटमेंट के रूप में था, तो वो थोड़ा बड़ा था। तो ये दोनों क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, जो कि हमने करके यहाँ पे दिखाया भी था। तो बन रहा क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से हमको फॉर्मूला बनाना, 9th में आपने फॉर्मूला बनाने सीखा था। तो दोनों की वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, तो बन जाएगा MgO। और डेजलिंग लाइट, इसका तो कोई फॉर्मूला होगा नहीं, लाइट है तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, डेजलिंग लाइट। और हमने यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बता ही दिया, तो फिर से बताने की तो जरूरत है नहीं, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हमने बताया कि क्या, कि जो सब एटम है वो दोनों साइड इक्वल होगा। दैट मीन्स एटम, नंबर ऑफ एटम जो है दोनों साइड इक्वल है। क्यों? क्योंकि नया एटम का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो पुराना है वही रहेगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा। तो इसके लिए हमने कहा था बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ेगी, बैलेंसिंग की बात आएगी। सबसे पहले इसका नाम जानते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या है। हमने जब सिंबल प्रॉपर उसके सिंबल में लिखा तो इसका नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन था, अब ये केमिकल इक्वेशन आ गया। यही केमिकल इक्वेशन आप जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होगा, जब हम केमिकल रिएक्शन को इसके प्रॉपर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन भी कैसे हो जाते हैं, बैलेंस्ड भी होते हैं, अनबैलेंस्ड भी होते हैं। समझते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। आपने 9th क्लास में पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। दैट मींस किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या था, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, और वो इक्वल होता था किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। अभी जो हमने केमिकल इक्वेशन किया, क्या किया, Mg और O2 का रिएक्शन किया, उसमें देखते हैं कि ये लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको हमको फॉलो करवाना पड़ेगा। डेजलिंग लाइट, तो डेजलिंग लाइट यहाँ एटम की जरूरत नहीं है डेजलिंग में। तो अब ये देखिए यहाँ पे Mg की संख्या 1, Mg की संख्या 1, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन एटम की संख्या 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन की सिर्फ 1 एटम है। यानी कि कहेंगे कि ये जो है केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल नहीं है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम भिन्न भिन्न एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नहीं है। इनका नाम है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब समझते हैं कि ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मैंने डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया, आप थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ा के लिख सकते हैं, व्हेन इन ए केमिकल इक्वेशन व्हेन नंबर ऑफ एटम, इसे करके। तो नंबर ऑफ एटम क्या है, इक्वल नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो उसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने बताया कि केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए, शुड बी बैलेंस्ड होना चाहिए। जानेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। जो हमने केमिकल इक्वेशन लिया था उसको मैं फिर से ले रहा हूँ। अब इसमें समझना है कि हमने बताया केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए, और यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 Mg है, यहाँ 1 Mg है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ हमको 2 ऑक्सीजन पुराना, यहाँ 2 डाल नहीं सकते, यहाँ पे O2 नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉपर इसका सिंबल है जिसमें हमको छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते। इसके लिए हम 2 ले सकते हैं, टोटल 2 MgO, यहाँ पे 2 डाल सकते हैं, जिससे कि टोटल हो जाएगा। यहाँ पे 2 डालने से 2 Mg भी हो जाएगा और 2 O भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ तो इक्वल हो गया, लेकिन Mg भी 2 हो गया, तो हमको Mg 2 हो गया, तो यहाँ भी हमको Mg क्या कर देना है, 2 डाल देना है। तो इस प्रकार से जो केमिकल इक्वेशन है ये कैसा हो गया, बैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे 2 Mg, ये 2, ये जो 2 है ये सभी के पास है, Mg के पास भी 2 है और ऑक्सीजन के पास भी 2 है। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी सबके पास 2 है, तो यहाँ पे भी 2 हो गया। तो इस तरह के केमिकल इक्वेशन को कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डिफिनेशन ऊपर में लिखा हुआ है, उसको आप लिखिए, समझा देते हैं कि वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम, भिन्न भिन्न एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होता है, तो उसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब एक ध्यान देना है आपको, बैलेंसिंग
आपको अगर सीखना है, आपको सीखने के लिए बहुत जरूरी है 10th क्लास में किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो बैलेंसिंग सीखने के लिए हमारा वीडियो हमारे चैनल पे अलग से बना हुआ है, वहाँ सिखाया जा रहा है कि सब बहुत सारे केमिकल इक्वेशन है, सबको कैसे कैसे बैलेंस करेंगे, ट्रिक्स हैं और सभी जो मेन थीम्स हैं वो बहुत सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके बताया गया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, आई बटन में पहुंच गया होगा। ठीक है, अब वहाँ पे साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेटिव इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए भी बताए जाएंगे। और सबसे पहले तो इस वीडियो की शुरुआत होगी रीजन के साथ कि केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस करना चाहिए, तो मैंने बता ही दिया था पहले ऐसे। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमने केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता दिया है। अब इसके आगे जो हमको पढ़ना है वो टाइप्स, एक पढ़ना है हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन है हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज केमिकल रिएक्शन, तो इसका आंसर है कि हम इसका पता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के द्वारा लगा सकते हैं। मतलब कैसे लगा सकते हैं, तो ये 4 हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। ये 4 क्या है, बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर पूछे केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो भी यही आपका आंसर हो जाएगा, और अगर पूछे ये वाला क्वेश्चन जो हमने बताया तो इसका भी यही आंसर हो जाएगा। क्या क्या है देखते हैं, जानते हैं। चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट क्या है, अवस्था, सॉलिड लिक्विड गैस। 3 स्टेट मेनली होते हैं, बाकी 5 स्टेट तो आपने 9th में पढ़ाई है, लेकिन यहाँ पे हमको जरूरत 3 ही स्टेट का है, जब 3 ही स्टेट का ही होता है। तो यहाँ पे या तो अगर सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड यानी कि कुछ चेंजिंग होगा स्टेट का। जैसे H2O का जो फॉर्मेशन होता है, ये गैस था, ये जो वाटर बन गया लिक्विड बन गया, तो क्या गैस से लिक्विड में चेंजिंग हुआ, तो ये चेंज ऑफ स्टेट। इसी तरह कलर का चेंजिंग होता है, कोई अगर दूसरा कलर का सब्सटेंस है जब रिएक्शन करेगा, जैसे आयरन है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो आयरन सल्फेट बनेगा जो ग्रीन कलर का हो जाता है, जबकि आयरन क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। उसी तरह से इवोल्यूशन ऑफ गैस है, जैसे Zn है और H2SO4, ये रिएक्शन आप बाद में पढ़िएगा, इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये रिएक्शन आपको बाद में पढ़ना है, लेकिन ये सभी चारों तो आपको जानना है। यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। कैसे हुआ ये आप नेक्स्ट चैप्टर में जानिएगा। तो यहाँ पे क्या निकला, हाइड्रोजन गैस, तो एक इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। इन सभी फीचर्स हैं केमिकल रिएक्शन के। टेम्परेचर में भी चेंजिंग होती है, जैसे वो हाइड्रोजन से वाटर बना ना, तो यहाँ पे जो है साथ में एक हीट भी निकलता है। ठीक है, हीट निकलने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर राइजेज अप, तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, जिससे कि हम इन सभी के कारण पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। जो हमें पहला तरह का टाइप्स पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कंबाइन करने वाला रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन करते हैं, जैसे कोई ए बी है, कोई एलिमेंट है या फिर कोई सबस्टेंस है जो कंबाइन कर रहा है, ए बी है, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, सी है, तो एक नया तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक सबस्टेंस बनता है ए बी सी जैसे बन गया, तो ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन देख लीजिए आप। जब 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस क्या हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड हो सकते हैं, कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे शुरू से एग्जांपल लेते आ रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये दोनों कंबाइन किया तो क्या बन गया, वाटर बन गया, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और एक एग्जांपल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम और केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। जिस क्विक लाइम एक तरह का चूना है, लाइम मतलब चूना होता है। जब ये वाटर से रिएक्शन करता है, जब हम चूना को क्विक लाइम को वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे चूना का एक स्लैग्ड लाइम बन जाता है। फॉर्मूला है CaOH का होल 2, ये क्या बन जाता है, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम कॉमन नेम है, केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और साथ में बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। जब चूना को हम लोग पानी में मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट मिलता है, तो ये केमिकल रिएक्शन उस समय होते हैं। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हीट बन रहा है, लेकिन सिंगल प्रोडक्ट क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ। ठीक है, अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि अगर फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास कराते हैं तो फिर एक लेयर तरह का बन जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनता है और साथ में वाटर निकल जाता है। जो हम लोग घर में व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। 2-3 दिन में देखते हैं कि व्हाइट वॉशिंग जो है एक शाइनी कलर ले लेता है, चमक हो जाता है हमारे दीवार पर, तो वो क्या है,
कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण होता है, CaCO3 फॉर्मेशन के कारण होता है। जब CaOH का होल 2 को वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो CaCO3 प्लस H2O बनता है। ये और एग्जांपल देखते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिए तो दोनों कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ठीक है। और है जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्शन कराए, और हमने बैलेंसिंग अभी बताया था, आप लोग वीडियो देख लिए होंगे जो हमने प्रीफर किया था। यहाँ पे बैलेंसिंग भी आपको जान गए होंगे, यहाँ पे 2 दे देना है या 2 दे देना है, जो कि मैंने करके दिखा भी दिया था। बाकी सबको भी उस वीडियो में करके दिखा दिया गया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का अलग से पार्ट वाइज वीडियो भी बना हुआ है, उसका भी लिंक आपको सब जगह मिल जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और इस वीडियो में फुल चैप्टर करने जा रहे हैं। अब देखिए, अब इतना का समझने के बाद अब थोड़ा एक कंसेप्ट ध्यान दीजिए कि जब एक ध्यान देना है कि हम जो देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, हीट जो है निकल रहा है। कौन से केमिकल रिएक्शन में हीट निकल रहा है, जो हमने ये वाला लिया था, कहाँ ये गया, ये वाला। इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है। ध्यान देना है, ये जो हीट निकल रहा है इससे क्या होता है, रिएक्शन बहुत ही गर्म हो जाता है। इस तरह के रिएक्शन का एक अलग नाम है। क्या नाम है? नाम है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है, बाहर निकलता है। किसके साथ? एलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट तो बनता है, ये प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारा हीट भी निकलता है। वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एक एग्जांपल तो मैंने भी दिखाया था, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का बर्निंग, नेचुरल गैस मेनली मीथेन होता है, CH4, और इसको बर्न करेंगे मतलब ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो क्या होगा, CO2 और H2O बनेगा। ओके, अब इसके साथ क्या होगा, बहुत सारा हीट भी निकलेगा, इसलिए ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, और भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे रिस्पायरेशन का प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। रिस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले सिंपल बात से शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमको एनर्जी की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोग एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फूड से ऑब्टेन करते हैं। अब वो फूड हम लोग खाते हैं, डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन के दरमियान, डाइजेशन पढ़े ना बायोलॉजी में, फूड क्या होता है, ब्रोकन डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में। जो भी हम लोग खाते हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट, जितने भी फूड खाते हैं वो सभी किसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, C6H12O6, जो भी हम खाना खाते हैं ग्लूकोज हो जाता है। बायोलॉजी में आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। अब ये ग्लूकोज जो है रिस्पायर करने के लिए ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन से। जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो हमारा फूड से जाके ये बर्न करता है, फूड से जाके ये रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन कौन? ग्लूकोज रिएक्शन करता है, तब क्या बनता है, इसको मैं ऊपर लिख दूं, C6H12O6 को, C6H12O6, और ये क्या है आपका ग्लूकोज है। तब प्रोडक्ट बनता है CO2, H2O, और साथ ही साथ हमको एनर्जी भी ऑब्टेन होता है। केमिकल एनर्जी के रूप में हमको ATP भी मिलता है, ATP के रूप में जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा है। साथ ही साथ हीट एनर्जी भी निकलता है। यहाँ जो हीट एनर्जी निकला, इसी कारण से जो थर्मिक प्रोसेस है ये। अब हीट एनर्जी कम मात्रा में निकलता है, लेकिन केमिकल एनर्जी बहुत मात्रा में निकलता है। जो भी है, एनर्जी तो निकला ना। अब यही एनर्जी हमको, ये जो एनर्जी ATP बना, ये सेल में जाके स्टोर हो जाता है, और यही हमको एनर्जी देता है। हम जब लोग जो भी काम करते हैं, हमको इसी ATP एनर्जी के कारण काम कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो स्पेशल रिएक्शन है उसी को रिस्पायरेशन कहते हैं, और इसमें जो एनर्जी निकला इस कारण से ही ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सेकेंड जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स डिकम्पोज कर देने वाला रिएक्शन, टूट जाने वाला रिएक्शन, ब्रेक डाउन कर देने वाले रिएक्शन। सिंपल बात है, इसमें क्या है, डिकम्पोज करेगा। कोई अगर रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट है, कोई रिएक्टेंट मान लीजिए A है, ये टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए A नहीं, ABC है, अब ये एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये टूटेगा, A देगा, B देगा, C देगा, ऐसा सब अगर रिएक्शन हो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
जैसे देखते हैं कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, अधिक से अधिक प्रोडक्ट उत्पन्न करता है, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब जानना है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा इसमें जो रिएक्टेंट है उसको ब्रेक डाउन करेगा कौन, ब्रेक डाउन करेगा कौन, कैसे वो ब्रेक डाउन होगा, उसमें हम एनर्जी यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करने के लिए वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रहा था, निकल रहा था एक्सोथर्मिक। यहाँ क्या होगा, हमको एनर्जी देना पड़ेगा, किसी चीज को तोड़ना है, इसको तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ पे एनर्जी क्या जरूरत पड़ रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी जरूरत पड़ रहा है हमको। एनर्जी हम किस रूप में देंगे, हीट के रूप में एनर्जी दे सकते हैं, लाइट के रूप में एनर्जी दे सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी एनर्जी दे सकते हैं। तीनों एनर्जी के ही रूप हैं, एनर्जी के फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इन सभी के रूप में हम एनर्जी क्या रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी देंगे हम, तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होगा। अब स्पेशल नाम क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जब हम हीट का यूज करते हैं, जब हम हीट का यूज करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, THERMAL, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब हम लाइट का यूज करके एनर्जी देते हैं और उस चीज को तोड़ के रिएक्शन कराते हैं तो उसका नाम है, लाइट से क्या हो जाता है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको शॉर्टकट में फोटोलाइसिस भी कहा जाता है। लाइसिस मतलब ये होता है ब्रेक डाउन, जहां भी आपको लाइसिस वर्ड दिखेगा समझ लीजिए ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वही आ जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और इसके लिए सिंपल वर्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ये आपने थ्योरी तो पढ़ लिया, अब इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल पहले देते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग हीट का यूज करेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जहाँ पे हमने शुरू में बताया था ये क्या, चूना पत्थर है, लाइम स्टोन। इसको मार्बल का भी ये रूप है, इसको मार्बल भी कहते हैं। इसको अगर हम 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट दें, 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट दें तो ये CaO और CO2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। ये CO हमने शुरू में बताया था क्या था, क्विक लाइन था। यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट था, हीट दिए तो ये टूट के बिखर गया, तो वैसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट का यूज हुआ, कौन सा रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी है FeSO4, फेरस सल्फेट, ओके। इसको हम लोग हीट देंगे तो ये Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 में टूटेगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ध्यान देना है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में टूटेगा। Fe2O3 क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, और FeSO4 फेरस सल्फेट है। यहाँ पे हम लोग हीट का यूज करके FeSO4 को तोड़ दे रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा तरह का एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड देखिए, PbNO3 का होल 2। इसको अगर हम हीट देंगे, ये क्या है भाई, ये लीड नाइट्रेट है, इसको हीट देंगे, हीट का देखिए अब सिंपल जान लीजिए, हीट का सिंबल ये होता है, हम डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं, हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल बनाना, इस जगह पर थोड़ा डार्क कर देना है। ये टूटेगा PbO में, ये लीड ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्सीजन जुटा है तो ऑक्साइड हो जाएगा, और NO3 है तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देगा, NO2 ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं फोटोलाइसिस को। फोटोलाइसिस में क्या होता है, फोटो का मीनिंग होता है लाइट, लाइट के मदद से हमको किसी सब्सटेंस को तोड़ना है, डिकम्पोज करना है। जैसे सब्सटेंस AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में छोड़ देंगे, एक्सपोज्ड इन सनलाइट, तो क्या होगा, वो सनलाइट की मदद से Ag और क्लोरीन गैस में, ये Cl2 में गैस में टूट जाएगा। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी वही काम करता है, ये AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको भी अगर हम सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा, ठीक है। सनलाइट Ag और Br2 में ये टूट जाएगा, तो ये क्या है, फोटोलाइसिस है। अब एक जो लास्ट है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी या फिर
इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए। एकमात्र एग्जांपल जो इसमें पढ़ना है वो वाटर का पढ़ना है और इसको डिटेल से पढ़ना है, लेकिन ये इतना डिटेल इस वीडियो में नहीं है क्योंकि आपके एक्टिविटी के रूप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके दिया है सिलेबस में, इसलिए हम इसको हम नहीं इस वीडियो में यूज अप कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे H2O को। H2O जानते हैं जो है गुड कंडक्टर उतना ज़्यादा नहीं है। अब गुड कंडक्टर है नहीं क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। जब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इससे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास करेगा क्योंकि ये गुड इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इसलिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं। थोड़ा सा एसिड डालने से क्या हो जाता है, ये एसिडिफाइड वाटर हो जाता है, तब ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। इससे आसानी से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या होगा, इसके लिए मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। ये वाटर का वहाँ पे टॉपिक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और पूरा फिगर बना के दिखाया जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, ये सभी प्रोसेस हुए, पहले ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये सभी गैस निकले, कहाँ से कौन इलेक्ट्रॉन गेन लॉस किया, सब बताया जाएगा। अभी सिंपल में आपको समझना है, वाटर को हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे क्योंकि आप डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, इसलिए सिंपल बात करना है। तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस देगा और ऑक्सीजन गैस देगा। जो हाइड्रोजन गैस होगा वो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस होगा और ये 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस होगा। कैसे 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, वो तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में पता चलेगा, जाइए उस वीडियो को देखिए। इस प्रकार से हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन करके मैंने कि उसमें एनर्जी लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था। इसमें क्या बताया था कि एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड है, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था, एनर्जी निकल रहा था, उसको एक्सोथर्मिक का नाम दिया था। यहाँ पे हमको एनर्जी रिक्वायर्ड हमने बताया, तो एनर्जी जरूरत पड़ रही है हमको, एनर्जी निकल नहीं रही, हमको एनर्जी जरूरत पड़ी है। वैसे वहाँ एक्सोथर्मिक था, या क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक क्या है, वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब होता है मतलब एनर्जी लगता है हमको किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिख लीजिए, आर कॉर्ड लास्ट में लगा लीजिएगा, पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। तीसरे तरह का केमिकल रिएक्शन जो पढ़ना है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस कर देने वाला रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब दूसरे को धक्का मार के हटा देना है, दूसरे को हटा के अपना जगह ले लेना है, डिस्प्लेस कर देना है। अब डिस्प्लेस कौन करेगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा वही डिस्प्लेस करेगा। तो सिंपल बात है, कौन ज्यादा ताकतवर होगा, यहाँ रिएक्शन का बात हो रहा है तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, यहाँ ताकतवर का मीनिंग क्या है, रिएक्टिव होगा। वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कोई ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, और लेस रिएक्टिव सब्सटेंस किसको, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को ज्यादा रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे Fe है, आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं हम, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पे Fe ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखिए SO4 तो सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर एक है एलिमेंट, Fe एलिमेंट है। Fe ज्यादा रिएक्टिव है, कैसे, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जानना पड़ेगा। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, आपको याद करना है। नीचे जाने पे रिएक्टिविटी घटता है, वो कम रिएक्टिव होता जाता है, जो ज्यादा ऊपर होगा वो रिएक्टिव होगा। Fe कहाँ है, Fe यहाँ है। Cu कहाँ है, Cu यहाँ है, यानी कि Fe ज्यादा रिएक्टिव है। Fe Cu को हटा देगा यहाँ से धक्का मार के, Fe Cu को हटा देगा यहाँ से और इसका जगह ले लेगा, बन जाएगा FeSO4 और Cu बाहर निकल जाएगा। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और एग्जांपल लेके समझ जाते हैं, Zn प्लस CuSO4, ठीक है। अब क्या होगा, Zn कहाँ है, देखिए Zn कहाँ है, खोजिए, इसको याद करना। Zn यहाँ है और Cu यहाँ है, Zn ज्यादा रिएक्टिव है, तो Zn इसको हटा देगा, बन जाएगा ZnSO4 और Cu को क्या कर देगा, हटा देगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल लीजिए, Pb प्लस CuCl2, तब क्या होगा, Pb लीड, Pb देखिए कहाँ पर है, Pb यहाँ पर है, और लीड सॉरी Cu कॉपर, Cu यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए लीड ज्यादा रिएक्टिव है, तो लीड क्या करेगा, इसको हटा के बन जाएगा PbCl2, इसको हटा देगा यहाँ से, बन जाएगा PbCl2 और बाहर आ जाएगा कॉपर। ये कब होगा, जब ज्यादा रिएक्टिव होगा तब ये डिस्प्लेस करेगा। इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जब ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, तब वो धक्का मार के नहीं हटा सकेगा। जैसे Ag प्लस CuSO4, यहाँ बताइए क्या होगा, देखिए Ag कहाँ है, Ag यहाँ पर है, और Cu कहाँ है, ऊपर है, यानी कि Cu ज्यादा रिएक्टिव है,
Ag क्या है, कम रिएक्टिव है। देखिए Cu ऊपर है यानी कि यही ज्यादा रिएक्टिव है, Ag ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए इसको नहीं हटा सकेगा, ये AgSO4 नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। सो दैट्स इट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रोसीड। चौथा तरह का है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या हो रहा है, डबल, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। बिल्कुल, दो बार डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, आयंस के ट्रांसफर के कारण। लिखा है मैंने, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयन रेडिकल जो आपने 9th में पढ़ा है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, जैसे Na+ पॉजिटिव आयन है, Cl- नेगेटिव आयन, तो वही एक्सचेंज ऑफ आयन होगा एक नया कंपाउंड बनाने के लिए, कोई नया सब्सटेंस या फिर कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे है एग्जांपल Na2SO4, Na2SO4 रिएक्शन करेगा BaCl2 से। Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट है, ध्यान से समझना एकदम। और Ba2SO4 क्या है, सॉरी BaCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड है। अब यहाँ पे क्या होना है, ट्रांसफर ऑफ आयन होना है। एक पॉजिटिव आयन दूसरे के निगेटिव से सट जाएगा और एक निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव सट जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव वाला और ये निगेटिव वाला ये यहाँ पे है, अलग हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाला Cl निगेटिव वाला यहाँ से अलग होगा और एक्सचेंज हो जाएगा। ये Na इसके साथ मिल जाएगा, ये Na2 और Cl2 मिल जाएगा, तो बन जाएगा 2NaCl। 2 मतलब क्या दर्शाता है, मैंने शुरू में बताया था, 2 दोनों के पास है, Na के पास भी Cl के पास भी। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये Na इससे रिएक्शन किया, ये Na+ वाला, ध्यान से देना है। ये Na क्या है, प्लस वाला है, और SO4 क्या है, -2 वाला है, और Ba क्या है, प्लस वाला है, और Cl- वाला है। तो ये प्लस माइनस क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये प्लस इसके साथ जा रहा है, प्लस। और देख के समझना है, ये SO4 इससे रिएक्शन करेगा तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम तो जानते हैं, ये सोडियम क्लोराइड। नहीं जानते तो लिख लीजिए, ये BaSO4 क्या बना, बेरियम सल्फेट बना। अब ये इनसॉल्युबल होगा वाटर में, ये व्हाइट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट जो है, बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट सॉल्यूशन बनेगा, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, जो नीचे बैठ जाएगा। वाटर में इनसॉल्युबल होगा, जो नीचे बैठ जाएगा। इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को जो नीचे बैठ जाता है रिएक्शन होने के बाद, ड्यू टू इनसॉल्युबल, इसका नाम है प्रिसिपिटेट। और यहाँ पे व्हाइट कलर का है, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं व्हाइट प्रिसिपिटेट, को शॉर्ट में लिखते हैं व्हाइट PPT। BaSO4 क्या है, व्हाइट PPT। और इस तरह के रिएक्शन को, जिसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, उस तरह के रिएक्शन को हमको कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस होता है, जैसे यहाँ पे व्हाइट PPT बना, तो उसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। पांचवा तरह का रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन भी जानना है, रिडक्शन भी जानना है, इसलिए शॉर्ट में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में RED से रिडक्शन, OX से ऑक्सीडेशन, सो इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन है सभी रेडॉक्स रिएक्शन है। दैट मीन्स सभी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ होता है। अब हमको पता लगाना है कि ऑक्सीडेशन कब कहेंगे और रिडक्शन कब कहेंगे, और यही पता लगाना है कि कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन कब कहेंगे, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडाइज होने वाला, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन अगर जुटेगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके विपरीत जब ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है, उसी तरह से इसके विपरीत होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल दे के बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले थ्योरी तो फिर एग्जांपल। दूसरा कब कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की बात थी, ऑक्सीजन के अपोजिट किसके जाएंगे, हाइड्रोजन में। एडिशन हो रहा था ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे उल्टा होगा, हाइड्रोजन के टर्म में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तब हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपको याद रखना है, आपको समझना है, फिर लिख के याद रखना है, तो एग्जांपल बनाने में सहूलियत होगी। यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन होगा। मेन कंसेप्ट इतना ही है, इसके आगे भी बताएंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट इतना ही है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। ओके, इसके अलावा भी एक तीसरा तरह का है, जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो
तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तीसरा, इस पे तीसरा कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई देके माइनस, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। जैसे सोडियम है, सोडियम में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na+ बनता है, जो आपने 9 पे पढ़ा है। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहाँ पे हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। उसी तरह से क्लोरीन है Cl, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये बन रहा है Cl-, तो ये क्या है आपका रिडक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रहा है, स्टेबल होने के लिए। ये क्यों गेन कर रहा है, स्टेबल होने के लिए। तो ये था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हमने अभी भी इसके पहले कंसेप्ट में बताया कि एवरी रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, सभी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रिडक्शन भी होता है ऑक्सीडेशन भी होता है। लेकिन हमने ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है, इसका हमने कंसेप्ट अभी बताया था। वो कंसेप्ट समझ में आएगा तो सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे भी हमको पता लगाना ऑक्सीडेशन क्या है कि रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन क्या था, ऑक्सीजन का ऐड होना। यहाँ देखिए Mg को पकड़िए, Mg से MgO देखना है, ये Mg से बन रहा है क्या, MgO, एरो O पे है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ एक ऑक्सीजन जुट गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन डाल देना है। अब ध्यान देना है, ऑक्सीजन से लीजिए, ऑक्सीजन से बन रहा है MgO, ऑक्सीजन से ही ना बन रहा है MgO। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का, जिसको हम कहेंगे रिडक्शन। हमने बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट Mg क्या है, फर्स्ट Mg है, Mg में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए रिएक्शन को लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। ये अब देखिए समझना है, ये 5 तरह का क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछेगा कि रिएक्शन का नाम बताइए, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तो जो फर्स्ट होगा उसका नाम दे देना ऑक्सीडेशन। अब कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें हो रहा है, ये पूछ रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है, भर दीजिए Mg इज ऑक्सीडाइज इनटू, किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए Mg से ऑक्सीडाइज MgO में हो रहा है। अब रिडक्शन किसमें हो रहा है, ऑक्सीजन से MgO में। कौन रिड्यूस हो रहा है, O2 रिड्यूस हो रहा है। किसमें रिड्यूस हो जा रहा है, MgO में रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये समझना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वैसा एजेंट जो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे। कौन ऑक्सीडाइज कर देगा, उसके बगल वाला ही ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम में हो रहा है, रिएक्शन किसके साथ किया, जो कि MgO बन गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, उसके बगल वाला के साथ रिएक्शन किया जो MgO बन गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि Mg ऑक्सीजन के रिएक्शन करने पर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसके बगल वाला जो रहेगा वही उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो कौन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि ये मैग्नीशियम से रिएक्शन किया, जो उसके बगल वाला होगा उसी से रिएक्शन करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट Mg। यानी कि सिंपल शब्दों में समझना है कि जिससे रिएक्शन करेगा वो उसका, जैसे Mg ऑक्सीजन से रिएक्शन किया है तो ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, मैग्नीशियम से रिएक्शन किया है, इसलिए इसका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ये आपका एनसीईआरटी एग्जांपल है, CuO + H2 कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। अब देखना ये तो रेडॉक्स है, लेकिन कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन। पहला उठाइए, पहला CuO को CuO के पास ले जाइए, CuO से यहाँ आया, देखिए ये Cu, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे था या नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन हुआ। ठीक है, अब दूसरा लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। पहला कौन है, CuO, इसलिए रिएक्शन कैसा हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। अब पूछ रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, भर दीजिए। किसमें हो रहा है, H2O में हो रहा है, भरा गया। कौन रिड्यूस हो रहा है, CuO रिड्यूस हो रहा है। किसमें रिड्यूस हो रहा है, Cu में रिड्यूस हो रहा है, भरा गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया, जो उसको ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज करेगा, CuO करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो उसको रिड्यूस कर दे। रिड्यूस कौन हो रहा है, CuO रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो हमने पढ़ा ऑक्सीजन का जुटना, उसका इफेक्ट हमको एवरीडे लाइफ में पता चलता है। 2 इफेक्ट पढ़ना है, पहला है कोरोजन। कोरोजन समझते हैं, जब किसी भी, ये बहुत ही बैड इफेक्ट हमारा कोरोजन, एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। समझते हैं क्या है, जब किसी भी हम मेटल को एक्सपोज कर देते हैं, छोड़ देते हैं एयर में,
किसी मेटल को जब हम छोड़ देते हैं एयर में, वह एयर के कंपोनेंट से रिएक्शन कर लेता है, तो एपीरियंस, उसका जो रूप रंग है वो बेकार हो जाता है, डल इन एपीरियंस हो जाता है। जैसे लोहा में जंग लग जाता है, लोहा भी मेटल है, तो एपीरियंस डल हो जाता है। इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर को हम एयर में छोड़ देंगे, और एयर में क्या क्या है, मॉइस्ट एयर में क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ये दोनों सब रिएक्शन करेगा तो CuCO3.CuH का होल 2 बनाएगा, जिसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये कैसा बन जाएगा, डल इन एपीरियंस। इससे क्या होगा, जो कोरोजन है, इस एपीरियंस खराब हो गया, उनको बैड इफेक्ट पड़ा। कोरोजन से हमारे डैमेज हमको होता है कार में, ब्रिज में, आयरन रेलिंग में, और ये जो है बहुत सारा डैमेज आयरन भी करता है। जब आयरन में कोरोजन होता है उसके लिए स्पेशल नाम है रस्टिंग। कोरोजन और इन आयरन, रस्टिंग होता है आयरन में, उसमें आयरन का होता है Fe, ये भी इसी तरह से सेम रिएक्शन करता है, तो Fe2O3.X बनाता है। X क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स नहीं है, इसलिए X लिखे हैं। Fe2O3 जो बना, ये क्या है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन है, या फिर इसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये इसी का नाम है रस्ट, जो जंग लग जाता है आयरन में, इसी को कहते हैं रस्ट। तो ये रहा आपका कोरोजन। एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण दूसरा इफेक्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है समझिए, जब किसी भी हम फूड स्टफ को फूड मटेरियल को खाने को, जिसमें फैट रहता है, फूड कंटेनिंग फैट को अगर हम एयर में छोड़ देते हैं तो वह एयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। एयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है मतलब ऑक्सीडेशन। तब क्या होता है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है, वो सभी खराब हो जाता है, और एकदम खाना जो है आपका सड़ के करीब जाता है। डेट मीन्स जो खाना स्मेल करना शुरू कर देता है। क्यों, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के कारण। इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग को फूड स्टफ को नाइट्रोजन पैक गैस वाले पैक में रखना चाहिए, नाइट्रोजन गैस वाले, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। सॉरी बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, नाइट्रोजन वेरी लेस रिएक्टिव है, इसलिए हमको इसमें क्या करना चाहिए, नाइट्रोजन वाले पैक में रखना चाहिए।